हॉल में जो बैठे हुए हैं, साथ में जो बैठे हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज, हमारे परिवार, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके भविष्य को लेकर हम कैसे उनको उज्जवल कर सकते हैं, कैसे उनको एक सुरक्षित परिवेश दे सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने जो हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि उन्हें शेयर आउट करना है। हमारे जो भाई बहन हैं उन तक हमारे यहाँ पहुँचेंगे। थैंक यू। हाँ, तो जो मतलब हाँ, वो एक्सपीरियंस हम लोग को शेयर आउट करना है। जैसे कि आप टीचर्स हैं, लेकिन साथ में पेरेंट्स भी हैं। हम घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी कैसे सेफ्टी हो, कैसे वो एक अच्छे इंसान बने, आगे चलकर वो लाइफ को सर्वाइव कर पाए अच्छी तरह, एक अच्छा नागरिक बन सके। बट जब हम स्कूल कैंपस में आते हैं तो हमारे ऊपर 2 नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम उन्हें शिक्षित तो करते ही हैं, उन्हें दिशा देते ही हैं, परंतु हमारा जो दायित्व होता है सबसे बड़ा उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देना। तो ये हमारे लिए मुनाव बहुत चैलेंजिंग होता है, इतना आसान नहीं होता। और ठीक इसी तरह से हम लोग स्कूलों में जाके वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो उनकी जो स्थितियाँ होती हैं, जो बच्चियाँ पीड़ित होती है, परेशान होती है, तो इतनी भांति भांति प्रकार की होती है कि उनको सुलझाना इतना आसान नहीं होता। कई बार बच्चियाँ हमें फोन भी करती है कि मैम हमारे साथ ही कैसा करती है, फिर हम लोग उनको गाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात उनको इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस बच्ची की जो आइडेंटिटी है वो है, वो बच्ची किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये उसकी बेसिक आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग हाइड करने का प्रयास करते हैं। तो बस यही अनुभव हमें आज एक दूसरे से शेयर आउट करनी है और इसी के माध्यम से हमें समझना है कि एक्चुअली पॉक्सो एक्ट होता है कि क्या उसके प्रावधान होते हैं सजा के, किस कंडीशन में हमें इसको अप्लाई करना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, शासन विभाग की जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनका भी हम फॉलो करके अपने बच्चों को एक सुरक्षित परिवेश दे सकते हैं। तो ये हमारा आज उद्देश्य है। तो आज हम इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक करना चाहिए। जैसे कि जब हम अंडर 18 थे, हमें पहले समझना था कि जब हम अंडर 18 थे, लेकिन कि हमारी किशोरावस्था में की गई, जिसमें इस तरह के बच्चों की शिकायत आती है और उसकी तुरंत सुनवाई होती है और समाधान निकलते हैं। और इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, तो आप बिल्कुल बिंदास बताइएगा कि आपके साथ कभी कोई ऐसी बच्ची आई कि उसने आपसे कहा कि हमारे 9th क्लास की लड़की, सपोज एक हम एक इंसिडेंट देते हैं कि एक 9th क्लास की लड़की आपके पास आती है, 9th क्लास की लड़की आपके पास आती है, वो ये कहती है कि 12th क्लास का लड़का उसे हैरिश कर रहा है, उसे नोट लिख के दे रहा है, उसको गंदी नजरों से इशारे कर रहा है या फिर उसको घर तक उसका पीछा कर रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, ये हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। तो कोई पीछे से हमारे भाई मित्र या हमारी बहनें अगर कुछ बताना चाहें तो प्लीज, कोई उस कंडीशन में आप उसे कैसे गाइड करते हैं? मैम आप बताइए। मेरा नाम स्मिता ओझा है, मैं काउंसलर हूँ स्कूल की, पीजीटी साइकोलॉजी। तो मैम मेरे पास तो एक केस अक्सर आते रहते हैं और इन केस से मैं काफ़ी डील भी करती हूँ और शायद काउंसलिंग की शुरुआत मेरी इसी तरह के कुछ केस से हुई थी। पहले मैं पीजीटी साइकोलॉजी थी, काउंसलर नहीं थी। तो एक केस मेरे पास आया था, जब वो बच्ची शायद 6 ईयर्स की थी, तब उसके संग उसके गाँव में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत डरी हुई सी रहती थी। तो उसी चीज़ ने मुझे प्रेरणा भी दी थी कि इस चीज़ को इस एरिया में अंदर कैसे आगे जाऊँ। यस, तो मेरी शुरुआत ही मैम इस तरीके से केस से हुई थी। मैम इन केसेस में
मैं अगर कोई बच्ची इस तरह की शिकायत मुझसे करती है तो सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना होता है कि और उसकी चीज़ों को एक एक चीज़ों को नोट डाउन करती हूँ मैं अच्छे से कि क्या हुआ है। सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं किसी को कभी डिस्क्लोज नहीं करती हूँ जब तक जरूरत ना पड़े। और जब लगता है कि काफ़ी डेप्थ का केस है तो फिर पेरेंट्स से या अपनी प्रिंसिपल से भी बात करती हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं हमारा भी खुद का एक्सपीरियंस है। बच्चे 6 महीने का होता है, जैसे ही उसने जमीन पे बैठना शुरू किया, पेरेंट्स ने उसे मोबाइल दिया। अब बस उसकी जिंदगी उसी मोबाइल के इर्द गिर्द लाइफ टाइम चलती है। वो खा रहा है तो मोबाइल पे खेलते खा रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, कपड़े पहन रहा है तो मोबाइल पे कुछ करते कर रहा है। 2-3 घंटे जब पर बच्चा जितनी देर सोता है उतनी देर उसके हाथ में मोबाइल नहीं रहता। ये तो बच्चा जाग रहा है तो मोबाइल पे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको पता है सर कि पोर्नोग्राफी जो पॉर्न जो होता है, पॉर्न साइट जो होती है, हमारा भारत नंबर 1 पे है इसे देखने में। सर्वे के दरमियान भी पता चला है कि पॉर्न साइट देखने के में हमारा भारत नंबर 1 पर है। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे देश का युवा, हमारे देश के वयस्क और मासूम बच्चे यहाँ पर ये क्या है, उनका भविष्य क्या है, हमारा और आपका या देश का भविष्य। इसमें यदि किसी के फोन में पॉर्न कंटेंट मिलता है वो उसे देखता है या उसे वायरल करता है तो धारा 67 के तहत उसे 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना देने का प्रावधान पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित किया गया। और यही गुनाह दोबारा दोहराए जाने पर 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित किया गया। धारा 67A के तहत यदि किसी के फोन में पॉर्न वीडियो या फिर किसी भी तरह का अश्लील वीडियो परमानेंट डाउनलोड रहता है और वह उसे बच्चियों को वायरल करता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, उन्हें हरीश करता है, उन्हें मतलब के मानसिक प्रताड़ना देता है, तो उस कंडीशन में 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हमारी सरकार ने हमारे संविधान में लागू किया है। और यही गुनाह दोबारा करने पर और पकड़े जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना धारा 67A के तहत निर्धारित किया गया है। धारा 67B में यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अश्लील वीडियो बनाता है, कौन मतलब उसका वीडियो बनाता है या फिर उसकी पिक्स अपने फोन में रखता है, उसे वायरल करता है, बच्चे को डराता है, धमकाता है, तो उस कंडीशन में 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हमारी धारा 67B के तहत निर्धारित किया गया है। और तो धारा 294-95 में यदि कोई व्यक्ति बच्चों की पिक्स वीडियो या खरीदता है, बेचता है, दीवारों पे चिपकाता है तो 3 साल की सजा और 5 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना मतलब हमारी पॉक्सो एक्ट में निर्धारित किया गया है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये धारा एक बार लगती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो विद्यालय है, क्योंकि हम विद्यालय एनवायरमेंट में रहते हैं, कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन धाराओं से बचाएं और ऐसा एनवायरमेंट दें कि क्राइम कम से कम। और पॉक्सो एक्ट के तहत जैसा कि 3 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो हम चाहेंगे कि उसकी जो डिटेल में हमारे जो संस्था के लीडर है, हमारे एसोसिएट सर और उनकी सर जी है, वो आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे और किस कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगी कि वो आए और आप उनका और हम सभी का मार्गदर्शन करें। तो आगे के बाद दिया कि हम आपके समझ आए और इतना वैल्यूएबल एक्ट जो पॉक्सो एक्ट है उस पर लोगों ने बहुत ही चर्चा की। तो ओवरऑल मैं इन शॉर्ट में आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी आप सभी से कि हम टीचर्स तो है ही, उससे पहले हम पेरेंट्स होते हैं, तो हम पहले अपने बच्चों से ही शुरुआत करें। जो प्राइमरी हम लेके चले तो हम पहले अपने बच्चों को गाइड करें, उनको मॉरल वैल्यूज बताएं, उनके साथ यदि किसी भी तरह का कोई भी
उनको सिखाएंगे, उन्हें एक ऐसा कंफर्ट लेवल देंगे कि वो दिन भर की होने वाली सारी स्थितियाँ आप लोगों से शेयर आउट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे खुद से ही अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो सकेंगे। तो मैं चाहती हूँ हम ये शुरुआत फैमिली से करें, फैमिली से करें, क्योंकि आखिरकार बच्चे फैमिली ही समाज का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो हम अपने बच्चों से शुरुआत करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सर के जो वैल्यूबल पॉइंट जो मैम ने अभी इतना अच्छा जो पॉइंट्स रेज किए, तो मैं ध्यान रखूँगी और उनको फॉलो भी करूँगी अपनी आगे की एक्टिविटीज़ में। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भाई मित्र हैं, बहनें, कि अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज आएँ और अपने कुछ मतलब जो रिलेटेड आपको फील हुआ है तो वो अपनी भावनाएँ हम लोगों से जरूर व्यक्त करें, ताकि हम लोग जो एनजीओ के हमारे जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप है, उसमें आपके विचार एक प्रेरणा के रूप में सामने आ सके।